हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैमफ्लाई। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में जो कि आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के बारे में फुल्ली डिस्कस किया, पूरा चैप्टर को हमने कवर किया, अच्छे से डिस्कस किया, सब फॉर्मूला, सब डेफिनेशन, सब लॉ के बारे में हमने पढ़ा। तो अभी इस वीडियो में हम उसको अप्लाई करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। और ये जो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, जैसे उड़ीसा टेट एग्ज़ाम, वो सब में ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीजीटी एग्ज़ाम के जो कि 2021-2022 से आते हैं, वहाँ पे मैंने डिस्कशन किए हैं, ठीक है। और सारे चैप्टर जब कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं एक 1 वीडियो में सब चैप्टर के जितने भी PYQs आए हैं टीजीटी एग्ज़ाम में वो सारे मैं डिस्कस करवाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ the energy of the photon is given as 3.03 into 10 to the power minus 19 कूलम, then the wavelength lambda of the photon is dex, ठीक है। तो हमें एनर्जी दिया गया है और हमें वेवलेंथ निकालना है। तो एनर्जी E और ये जो वेवलेंथ है लैम्बडा, इसके दोनों के रिलेटेड इक्वेशन क्या है, किस में पढ़ा है हमने, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, H इंटू C बाय होता है लैम्बडा, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो ये H जो है ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एनर्जी हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय हम करेंगे लैम्बडा। तो ये लैम्बडा हमें निकालना है, यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू ये जितना है इसका वैल्यू जितना आएगा डिवाइडेड बाय हम इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखते हैं, लिखते हैं इसको, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 19.878 बाय 3.03 इंटू, अगर इसको यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 19 है, 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस करेंगे हम 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 9, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये 10 टू द पावर 9, ये 10 टू द पावर माइनस 29 होगा, यहाँ 10 टू द पावर माइनस 19 है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, ये हमें मिला मीटर में, ठीक है। 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, लेकिन जितना भी आंसर दिया गया है वो किस में दिया गया है, नैनोमीटर। हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, नैनोमीटर। तो मीटर को जब हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। तो यहाँ पे ये मीटर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 9 में, ठीक है। तो 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो ये आ गया 6.56 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये आ गया 656 नैनोमीटर। आंसर किस में आएगा, 656 नैनोमीटर। तो आंसर आएगा हमारा सी। समझ आया, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस ये फॉर्मूला को हमें याद रखना है प्लैंक क्वांटम थ्योरी का, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा।
तो ये वाले फॉर्मूला को जब हम याद करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जहाँ भी एनर्जी, वेवलेंथ, ये सब का रिलेशन हमें पूछा गया होगा तो हमें वहाँ पे ये वाला इक्वेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रॉन वाज शोन एक्सपेरिमेंटली टू हैव वेव प्रॉपर्टीज बाय हुम। तो ये 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डी ब्रॉगली, डेविसन एंड जर्मर, एंड बोर, स्क्रोडिंजर। तो किसने एक्सपेरिमेंटली हमें वेव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था? तो बहुत सारे स्टूडेंट में ये कन्फ्यूजन आता है, वो सोचते हैं कि यहाँ पे ये जो है डी ब्रॉगली आएगा आंसर। नहीं, डी ब्रॉगली ने कन्फर्म किया था कि इलेक्ट्रॉन के मतलब वेव नेचर भी है, पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी है, कन्फर्म किया था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली किसने बताया था? डेविसन एंड जर्मन ने। तो आंसर आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में क्वेश्चन है। विजिबल रीजन में इनमें से कौन सा सीरीज आता है? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब भी हमने 5 सीरीज के बारे में पढ़ा था, हमने 5 सीरीज के बारे में यहाँ पे पढ़ा था। तो 5 सीरीज क्या क्या है? लाइमन है, उसके बाद आता है बाल्मर, उसके बाद आता है पास्चन, फिर आता है ब्रैकेट, देन आता है पी फंड। ठीक है, ये पी फंड है। तो लाइमन सीरीज जो है ये आता है यूवी विजिबल में, सबसे पहले यूवी अल्ट्रावायलेट सॉरी, और बाल्मर जो आता है ये विजिबल रीजन में आता है, और ये तीनों जो हैं ये आईआर रीजन में आते हैं, नियर आईआर, आईआर, फार आईआर रीजन में ये तीनों सीरीज एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था। तो लाइमन सीरीज जो है वो आता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज जो आता है वो विजिबल रीजन में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? विजिबल रीजन का पूछा गया है, तो विजिबल रीजन में हमारा बाल्मर सीरीज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ट्रांजिशन किसका होता है? कौन सी सीरीज का? बाल्मर सीरीज का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -328 किलोजूल मोल इनवर्स, हैंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट वुड बी डेक्स। तो हमें सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी के बारे में दिया गया है और हमें फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है? एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का जो फॉर्मूला है बोर्स के हिसाब से En इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय n² किलोजूल मोल इनवर्स आता है। ठीक है, En इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय n²। तो ये जो n है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्बिट का दिया गया है, लेकिन हमको क्या करना है? डायरेक्ट फोर्थ ऑर्बिट का निकालना है। ठीक है, तो E4 क्या होगा? यहाँ पे E4 इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम करेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा ये? यहाँ पे ये आ जाएगा -82 किलोजूल मोल। ठीक है, किलोजूल पर मोल। तो यहाँ पे आंसर आएगा -82 किलोजूल मोल इनवर्स। ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है एनर्जी के लिए। ठीक है, -1312 आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का रेडियस दिया गया है कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में, जो कि है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमें किसका निकालना है? Li2+ आयन, लिथियम 2+ आयन का निकालना है उसी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 स्टेट में हमें एनर्जी निकालना है। ठीक है, सॉरी रेडियस निकालना है। तो यहाँ पे लिथियम का जो है एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो रेडियस के लिए जब भी हम किसी रेडियस निकालते हैं किसी भी ऑर्बिट में, तो क्या आता है फॉर्मूला? रेडियस अगर निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला क्या है? r इंटू n²/z। तो ये जो r है ये इसको बोर्स रेडियस के हिसाब से हम लेते हैं, कितना लेते हैं? 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है, z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है लिथियम 2+ आयन का। तो लिथियम 2+ आयन यहाँ पे एटॉमिक नंबर हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 पुट करेंगे, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, लेकिन हम ग्राउंड स्टेट के लिए ही निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी।
तो यहाँ पे ये वाला जो हम क्या करेंगे 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये 0.53 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये आ गया 0.17 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0.17 एंगस्ट्रॉम, आंसर आएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इनमें से कौन सा थ्योरी जो कि बोर्स ने नहीं दिया था, बोर्स थ्योरी का एक पार्ट नहीं है। तो इसमें क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, ठीक है, ये तो बोर ने कहा था। ये वाला द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस इज लोएस्ट एनर्जी, ये भी सही है, बोर्स ने कहा था नियरेस्ट न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ये तो बोर ने नहीं कहा था। ये वाला जो लास्ट वाला थ्योरी है ये बोर्स ने नहीं कहा था, ये किसने कहा था, हेजनबर्ग ने कहा था कि साइमल्टेनियसली हम किसी भी पार्टिकल्स का पोजीशन एंड मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वेलोसिटी एंड पोजीशन एक ही साथ साइमल्टेनियसली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, ये बोर्स ने नहीं कहा था, ये हमें बताया था हेजनबर्ग ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4d 5p 4f 6p, ये जो चार ऑर्बिटल हैं इनको डिक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से कहा गया है, तो ये कहाँ, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आएगा, कौन सा प्रिंसिपल हमें बताता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस एनर्जी लेवल में जाके फिलअप होगा। तो यहाँ पे अबव प्रिंसिपल का बात आता है, मैंने आपको पढ़ाया था अबव प्रिंसिपल कैसे डिसाइड करते हैं हम वहाँ लेते हैं n प्लस एल की वैल्यू, n प्लस एल की वैल्यू कंसिडर करते हैं, जिसका n प्लस एल का वैल्यू कम है वो सबसे पहले फिलअप होगा, वो लोअर एनर्जी होगा, जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले हमें दिया गया है 4d, तो 4d के लिए n की वैल्यू 4 है, d के लिए l की वैल्यू क्या है 2 है, l का वैल्यू d के लिए क्या है 2 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6। देन आ गया 5p, तो n का वैल्यू यहाँ पे 5 है, p के लिए l का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे आ गया 6, दोनों सेम हो गया। देखते हैं किस में पहले फिलअप होगा। उसके बाद आया 5f, 5f के लिए n का वैल्यू क्या है 5, l का वैल्यू f के लिए क्या है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। देन आए 6p, 6p में n का वैल्यू है 6, p का वैल्यू है 1, तो ये आ गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया सबसे हायर एनर्जी लेवल है 5f, उसके बाद आएगा 6p, लेकिन ये जो दोनों एनर्जी लेवल का n प्लस एल वैल्यू सेम हो गया, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब भी n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाता है तो वहाँ पे कंसिडर किया जाता है n का वैल्यू, जिसका n का वैल्यू लोअर है वो सबसे पहले फिलअप होगा, ठीक है। तो ये दोनों में n का वैल्यू 4 है, 4d के लिए 5 है 5p के लिए, तो 4d सबसे पहले फिलअप होगा देन 5d, तो लोअर एनर्जी लेवल सबसे लोअर किसका है 4d है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 5f, ये एक नंबर सबसे ज़्यादा एनर्जी है, उसके बाद आएगा 6p, उसके बाद आएगा 5p, और फोर्थ वन में लास्ट में आएगा 4d। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 5f 6p 5p 4d, तो ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है ए वो राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हिच क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब सेम ऑक्युपाई करते हैं सेम ऑर्बिटल, तो वहाँ पे क्या आएगा, सेम ऑर्बिटल जब ऑक्युपाई करते हैं किसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को। सेम ऑर्बिटल में होने से उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम आएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम आएगा अगर एक ऑर्बिटल में है, लेकिन डिफरेंट क्या आएगा उनका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो हमें क्या दिया गया है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -1। तो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 मतलब p ऑर्बिटल, ठीक है। 3p के अंदर m का वैल्यू क्या है, -1। तो उसके लिए कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होंगे। तो 3p जब आता है तो p के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हिसाब से जब हम ऑर्बिटल लिखेंगे तो ये है -1, 0, यहाँ आया +1। तो m की वैल्यू जब -1 है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल। -1 किसको डिनोट करता है, एक ही ऑर्बिटल को डिनोट करता है। तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। 3p के m का वैल्यू जब -1 आएगा उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे ऑर्बिटल के बारे में पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन्स उस क्वांटम नंबर जो दिया गया है उस क्वांटम नंबर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं उस ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं पूछा गया है। तो क्या देखते हैं, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 1 मतलब p ऑर्बिटल है, और m की वैल्यू यहाँ पे है 0। तो जैसे मैंने अभी बताया p में क्या है, 3 ऑर्बिटल है, -1, 0, +1। तो m का वैल्यू 0 आएगा, कितने ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू 0 आएगा, एक ही ऑर्बिटल के लिए। तो यहाँ पे ऑर्बिटल नंबर क्या, 1, एक ही ऑर्बिटल के लिए हम m की वैल्यू 0 कर सकते हैं, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन 4th एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा गया है एक एनर्जी लेवल का। तो हमें क्या पता है, एनर्जी लेवल अगर n की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है n के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाता है n², ठीक है। एक n की वैल्यू अगर 1 है, k सेल 1 है तो उसका क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, 4th ऑर्बिटल, 4th एनर्जी लेवल का नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा गया है। तो n इक्वल टू अगर 4 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल n² इक्वल टू क्या होगा, 4 का स्क्वायर, दैट तो वो आ जाएगा 16। तो यहाँ पे आंसर आएगा 16। टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 16 प्रेजेंट है एक एनर्जी लेवल जिसका वैल्यू n इक्वल टू 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को ढूंढना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, मैंने क्या कहा था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन नंबर देखेंगे, अगर जो भी सेट ऑफ स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है तो उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, CO2 NO2। तो CO2 इसके लिए अगर हम देखेंगे तो कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आ गया 22 इलेक्ट्रॉन। NO2 में हम देखेंगे तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। सेकेंड सेट का कंसिडर करते हैं, सेकेंड सेट का कंसिडर करते हैं NO2 माइनस और यहाँ पे दिया गया है CO2। तो NO2 माइनस तो नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन का 16, माइनस चार्ज एक दिया गया है तो उसके लिए +1 इलेक्ट्रॉन करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले, 22 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाला है 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन सी कंसिडर करते हैं, क्या दिया गया है, Cn माइनस और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो Cn माइनस में कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 6, नाइट्रोजन में है 7 और माइनस चार्ज है तो +1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी आ गया 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो दोनों हैं इनके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं, तो ये हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम निकलते हैं। नेक्स्ट,
द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल। सेम फिर से क्वेश्चन दिया गया है कि क्वांटम नंबर n l m की वैल्यू दिया गया है, कितने ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल है। तो मैंने क्या कहा है, यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे l इक्वल टू 2, दैट मीन्स d ऑर्बिटल के बारे में कहा गया है। n की वैल्यू 3 है तो 3d ऑर्बिटल, किसको कंसिडर करेंगे हम, 3d ऑर्बिटल। तो 3d ऑर्बिटल के लिए अगर हम निकालेंगे तो मैं d सब सेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये है -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर आर पॉसिबल पर हाउ मेनी ऑर्बिटल कहा गया है। अगर इलेक्ट्रॉन कहा जाता तो उस हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल देखेंगे, कितने ऑर्बिटल के लिए, सॉरी +2 देखना है, कितने ऑर्बिटल के लिए वैल्यू +2 है, एक ही ऑर्बिटल के लिए है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये +2 किसके लिए है, एक ही ऑर्बिटल के लिए है ना, ये एक ही ऑर्बिटल के लिए वैल्यू +2 है, तो यहाँ पे हम आंसर आएगा 1। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम विल बी। तो यहाँ पे देखो फिर से वही टाइप का क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे ऑर्डर निकालना है किसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग पहले होगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी क्या, अबव प्रिंसिपल का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो अबव प्रिंसिपल के हिसाब से हम निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या ऑर्बिटल दिया गया है, 3d 4s 4p 5d 5s, सारे n + l की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे 3 + 2 यह आ गया 5, क्योंकि d है, d के लिए l का वैल्यू क्या है, 2 है, और n का वैल्यू क्या है, ये जितना नंबर लिखा हुआ है 3 4 4 5 5, ये n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 4s के लिए n है 4 s 0, तो ये आ गया 4। 4p 4 + 1, तो ये आ गया 5 प्लस d के लिए l की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 7। 5s 5 + s के लिए है 0, तो ये आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका वैल्यू ज़्यादा है, जैसे 7, ठीक है, वो सबसे हायर एनर्जी है, तो वो सबसे लास्ट में फिलअप होगा। उसके बाद आता है 7 के बाद आता है 5, तो यहाँ पे 3 5 है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब n + l का वैल्यू सेम हो जाता है, मैंने क्या कहा, वहाँ पे हम क्या देखते हैं, n का वैल्यू जिसमें कम है वो सबसे पहले फिलअप होगा। तो यहाँ पे जो ये 3d 4p एंड 5s है, तो यहाँ पे 3d पहले फिलअप होगा, देन आएगा 4p, देन आएगा 5s, ठीक है। उसके बाद आएगा 4s सबसे कम, जहाँ पे n + l की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, b, सबसे पहले फिलअप होगा 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s, देन 4d, ठीक है। सॉरी, ये 4d है, मैंने 5d लिखा है, ये 4d आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 6। तो 4d सबसे पहले लास्ट में फिलअप होगा, ये है 4d। सबसे पहले फिलअप होगा 4s जिसका वैल्यू कम है, उसके बाद 3d, देन आएगा 4p, देन आएगा 5s, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए गिवन एटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे क्या क्या है, इन ए गिवन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैंने नंबर कहा, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। ये किसने कहा था हमें, ये तो हमें पाउलिस ने कहा था ना, ये वाला पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिन्होंने क्या कहा था, ये जो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लिए अगर n की वैल्यू सेम है, अगर l की वैल्यू सेम है, m की भी वैल्यू सेम है, लेकिन ये जो स्पिन है इसके लिए अगर प्लस आप आएगा तो और एक इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा माइनस आप, तो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकता। तो चारों क्वांटम नंबर किसी एक ऑर्बिटल में बैठे हुए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये किसने कहा था, ये हमें कहा था पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ PYQs डिस्कस करते हैं TGT एग्ज़ाम के, जो कि 2021-2022 के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ रेडियाई और रेडियस इन व्हिच इन वेरियस बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। वेरियस बोर्स ऑर्बिट के मतलब रेशियो निकालना है हमें रेडियस का, ठीक है, बोर्स ऑर्बिट का। तो हमें क्या पता है, हाइड्रोजन का जो ग्राउंड स्टेट का जो रेडियस है
उसको R1 उसको हम कंसिडर करते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो R2 क्या आएगा, तो वैल्यू क्या होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर होता है। Rn अगर हम निकालेंगे, Rn अगर हम निकालें तो क्या होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। तो R1 का अगर हम वहाँ पे देखेंगे तो 0.53 इंटू 1 का स्क्वायर करते हैं। अगर R2 निकालेंगे नेक्स्ट ऑर्बिट का अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर। जैसे नेक्स्ट ऑर्बिट के लिए हम निकालेंगे 3 के लिए तो क्या आएगा 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे। उसी हिसाब से अगर फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो ये आएगा 0.53 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, ये तो सारे सेम है, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा 1:2 2 टू द पावर 2 दैट मीन्स 4:3 3 का स्क्वायर, तो 9:2 आएगा 16। तो 1:4:9:16 ये रेशियो आएगा वेरियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के रेडियस का। तो ये आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, द सिंबल दैट इंडिकेट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किस में डिनोट करते हैं, एम में। Which of the following indicate isoelectronic species? क्या कहा था मैंने, isoelectronic species किसे कहते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास हैं उनको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, डिफरेंट आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं, बट डिफरेंट इन देयर चार्ज, ये तो नहीं है। डिफरेंट आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफर इन देयर चार्ज ऑन देयर न्यूक्लियाई, ये हो सकता है। डिफरेंट आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी नहीं है। डिफरेंट आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये जो बी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो दिया गया है, द डिफरेंट आयन हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हो सकता है। चार्ज अलग हो सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, प्रोटॉन अलग हो सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और डी दोनों ही राइट है, ठीक है। Which of the following relationship indicate de Broglie equation? de Broglie इक्वेशन में मैथमेटिकली हमने क्या देखा था, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है s बाय मास इंटू वेलोसिटी एम भी और मोमेंटम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट फॉर हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजेनबर्ग ने क्या कहा था, हम साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में पोजीशन एंड मोमेंटम पार्टिकल का कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनका कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पहले में क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, नहीं ये तो गलत है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन ऑर्बिटल दैट कैन एकोमोडेट इज 2, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन PDF until all orbital of all subcell contain each one electron, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या कहा था, अगर n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, n का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, तो यहाँ पे आंसर होगा 16। नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल का स्क्वायर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर करने से हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट हैं वो मिलता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल यूजुअली हैज स्पेरिकल शेप। तो स्पेरिकल शेप किसका होता है, s ऑर्बिटल का होता है। p ऑर्बिटल के क्या होता है, डम्बल होता है। d ऑर्बिटल का डबल डम्बल, ठीक है। और f ऑर्बिटल का होता है ट्रिपल डम्बल। तो ये s ऑर्बिटल ये स्पेरिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिस्क्राइब डायरेक्शन इन व्हिच एन इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के डायरेक्शन के बारे में कौन से क्वांटम नंबर ने बताया था, ऑब्वियसली स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 10 फोटन ऑफ रेडियस हुज फ्रीक्वेंसी इज 1 × 10⁻14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 10 फोटन ऑफ रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 1 × 10⁻14, और यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें क्या पता है, E = क्या होता है
एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी जब गिवन हो तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो अगर नंबर ऑफ फोटन वहाँ पे कंसिडर करेंगे 10, तो ई इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ फोटन के हिसाब से एन एच न्यू। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ फोटन, एच है प्लैंक कांस्टेंट, म्यू है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एनर्जी क्या आएगा, ई इक्वल टू हम करेंगे प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू क्या करेंगे हम, म्यू वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻14, और 10 फोटन के लिए तो n को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया -34, n 14 है ये, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻, ये हुआ -20 + 1, तो ये आ गया -19 जूल। ठीक है, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल है एनर्जी का वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये मैंने अभी बताया था, क्या होगा ये, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिसेबल। तो कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर यहाँ पे जो दिया गया है वो अलाउ नहीं होता है। तो हमने क्या देखा है, n का वैल्यू जितना भी है, l का वैल्यू हमेशा क्या होता है, n-1 होता है। ठीक है, और m का वैल्यू क्या होता है, -L2 0 2 + L एग्जिस्ट करता है, और s का वैल्यू क्या होता है, आइदर प्लस हाफ और आएगा माइनस हाफ। तो ये कंडीशन होने से वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ n का वैल्यू जितना भी है, l n-1 है, पहले वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये n का वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये l का वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 है, नहीं हो सकता, ये n और l का वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, n इक्वल टू n का वैल्यू जितना भी है, l का वैल्यू हमेशा n-1 होगा। तो ये वाला जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है ये परमिसेबल नहीं है, तो आंसर आएगा बी। बाकी में 2 1 3 2 ठीक है ये, ओके। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Zn2+ आयन विथ मास नंबर 70। तो Zn का मास नंबर 70 दिया गया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है हमें। तो मास नंबर हमेशा क्या होता है, मास नंबर, मास इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम मास नंबर कंसीडर करते हैं, और एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर जो है वो हम किसे कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कंसीडर करते हैं। तो मास यहाँ पे कितना है, 70 है, और जिंक का जो है एटॉमिक नंबर क्या है, 30 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या मिला हमें, 70 इक्वल टू प्रोटॉन नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर के साथ सेम है, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 30 है, तो 30 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना आएगा, 70 माइनस 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 न्यूट्रॉन्स। तो ऑप्शन डी आएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल कैटायंस हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से ट्रांजिशन मेटल कैटायन का मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल कैटायन कहा गया है यहाँ पे। तो मेटल कैटायन मतलब Mn+, CO+, Ni+, Fe+, कैटायन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो मैंगनीज का जो है, मैंगनीज का कैटायन का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एटॉमिक नंबर 25 है, तो ये आर्गन 18, 3d5, 4s2 है मैंगनीज का। तो कैटायन का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, लेकिन यहाँ पे जब डी ऑर्बिटल में हम 5 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप होंगे। तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे ज़्यादा और हो सकते हैं क्या डी ऑर्बिटल में, नहीं हो सकते। जैसे कोबाल्ट का देखेंगे, कोबाल्ट 27 है, तो यहाँ पे D7 है, तो D7 में अगर इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें। निकेल में जब जाएंगे हम D8 है, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे।
आयरन पे जब जाएंगे D6 है तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पे मिलेंगे? मैंगनीज में। तो राइट आंसर क्या होगा? Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज हैविंग ए मोमेंटम 6.625 इंटू 10⁻⁻24 kg। तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा इज इक्वल टू एस बाय मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, जिसको हम पी लिखते हैं, ठीक है। मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है? ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमको क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है यहाँ पे? मोमेंटम है 6.625 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ गया हमारा -24 है, ठीक है, और ये है 6.62। तो यहाँ पे आ गया 10, क्या आया? 10⁻⁻10। ये अगर आया तो यहाँ पे ये आ गया 10⁻⁻10। तो हमें क्या मिला? 1 इंटू 10⁻⁻10। लेकिन आंसर क्या दिया गया? 0.1 पे दिया गया है। तो अगर इसको हम 0.1 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁹, ठीक है। तो आंसर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल इज हैविंग ए मास ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट इट मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज 6.625 इंटू 10⁻⁻10 cm, ठीक है। और पाई का जो वैल्यू है वो उसको हमें कंसिडर करना है 3। तो ये क्वेश्चन जो है किस में से दिया गया है? हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो हमें क्या पता है? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इंटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू एस बाय 4 होता है। ये है हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? मास। सबसे पहले मास दिया गया है। तो मास, ये जो मोमेंटम है इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मास क्या दिया गया है? 1 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। ये हमें मिल गया मास। वैसे ही पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, डेल एक्स। तो इसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट किए तो ये क्या आएगा? 6.625 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो ये आ जाएगा -12 मीटर। तो फॉर्मूला क्या है? डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एस बाय 4 तो यहाँ पे अगर हम भी निकालेंगे, हमको वेलोसिटी निकालना है ना, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? h बाय 4 इंटू मास इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना है अभी, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, तो क्या आएगा? h का वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाय हम करेंगे 4 इंटू पाई का वैल्यू 3 लेना है तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12। मास क्या है? मास हम क्या मिला? 1 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है? 6.625 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा? -27 है और यहाँ पे है ये -12, तो ये आ गया 10⁻⁻39 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 6.62 तो ये आ जाएगा, सॉरी हाँ, ये आ गया 79.5, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें कितना मिला, ये -34 -39, तो ये आ गया 6.626 डिवाइडेड बाय 79.5 इंटू 10⁻, कितना आएगा 5, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 0.0833 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें जो आंसर में दिया गया है मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर करेंगे तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे कितना 8.33 दिया गया है, ठीक है। तो 8.33 अगर हम करेंगे तो 8.33 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हमें तो ऑप्शन में नहीं है, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 10⁻2, तो ये आ जाएगा 8.33 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आंसर आएगा ए, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा ए। तो इतने क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस करवाए, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये सब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब भी हम सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तो सब उसके बाद एक 1 वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम 200 to 300 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, ठीक है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस देखना ना भूलें।